नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी। बैंक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन ने डिनर पार्टी थी। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। पार्टी में सीएम योगी सहित डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शरीक हुए। साथ ही सरकार के कई मंत्री और कई डेलीगेट्स भी डिनर पार्टी में शामिल हुए। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में रात्रि विश्राम किया। तो राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में डिनर पार्टी का आयोजन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डिनर पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सीएम समेत तमाम बड़े नेता इस डिनर पार्टी में शामिल हुए। तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दो दिवसीय दौरे पर द्रौपदी राष्ट्र मुर्मू और डिनर पार्टी का आयोजन किया गया राज्यपाल की तरफ से, जहां पर द्रौपदी मुर्मू इस डिनर में शामिल हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य बड़े नेता भी डिनर में मौजूद थे। वही खबर बरेली से, जहां एक कैंटर गाड़ी के ड्राइवर ने पत्रकार को जान से मारने की कोशिश की है। आपको बता दें, पत्रकार अपनी सूझबूझ से बाल बाल बच गया। वहीं अब मामले की जानकारी पुलिस को दी तो पहले पुलिस वालों ने मामले को अनसुना कर दिया। वहीं बार बार फोन करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन धाराओं में फेरबदल कर दिया गया। ये पूरा मामला थाना सीबीगंज के गांव सराय तलफी का बताया जा रहा है। तो कैंटर गाड़ी के ड्राइवर ने कोशिश की, मामले ने पुलिस ने संज्ञान लिया और पुलिस एक्शन में उतरी। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, बताना चाहूंगा, पत्रकारों पर आजकल जो है हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं पत्रकार को खबर इस समय गोली मार दी जाती, तो कहीं एक्सीडेंट कर दिया जाता है और कहीं पर जो है पत्रकारों इस तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ताजा मामला देखिए बरेली का है, बरेली थाना सुभाष नगर क्षेत्र का, जहां पर वो किसी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था पत्रकार, और पत्रकार ने जब वो गाड़ी को भागते हुए देखा तो गाड़ी उसने ड्राइवर शराब पिए हुआ था, तो उसने कैंटर गाड़ी जो है ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के पत्रकार जो है किसी तरह से अपने उसने बचकर जो है जान बचाई। गाड़ी का फिर उठ के पीछा करते हुए कैंटर ड्राइवर ने कई लोगों की और भी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से भागा रहा था, शराब के नशे में धुत था। तो जाके करीब 10 किलोमीटर तक गाड़ी भागती रही, उसका पत्रकार पीछा करता रहा। तो जाके थाना सीबीगंज क्षेत्र में जो है सराय तलफी गांव है, वहां पर जाके गाड़ी छोड़कर और ड्राइवर भाग गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कप्तान साहब को रात के 3 बजे 3 बार फोन किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके पीआरओ ने फोन कहा हमें कप्तान साहब से जो बात करनी है, तो पत्रकार को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। फिर उसने जो है एसपी सिटी को फोन किया गया। एसपी सिटी ने जवाब दिया कि हम सीओ से अभी बात कर रहे हैं, अभी हम फोर्स भेज रहे हैं। तो सीओ ने जो है थाना किला को भेजा। पहले थाना किला पुलिस आई, उसके बाद जो है सीबीगंज पुलिस जो है 2 घंटे बाद आई, जबकि घटना सीबीगंज क्षेत्र की थी, तो 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद पहले से खड़ी हुई वहां पर जो है 1 से 12 की जो पुलिस थी वो अपने लेन देन के साथ गेट में लग गई। सबसे बड़ा सवाल है फिर जैसे तैसे जो है सीओ के कहने पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ कि इस तरीके की घटना हुई है, पत्रकार के साथ उसके साथ गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है। तो देखिए थाना सीबीगंज में मुकदमा तो लिखा, लेकिन कितना फेरबदल किया। पत्रकार के जान की कीमत केवल 1,500 रुपए यानी 1,500 रुपए लगाई गई, जिसमें एक धारा लिखी है उन्होंने 279 जो 1,000 रुपए का जुर्माना है उस पर, और एक धारा लिखी है 337 उसको 500 रुपए का जुर्माना है। देखिए कहने का मतलब यह है कि पत्रकार की कीमत केवल 1,500 रुपए ही रही।
सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस जो है 3 से 7 उसमें लगनी चाहिए थी, क्योंकि उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, क्योंकि देखिए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, दोषियों को किस तरीके से सजा दी जाएगी? जी देखिए, दोषियों को कोई सजा नहीं दी है। गाड़ी जो है तो पत्रकार ने खुद ही जाके सीबीरेंज पुलिस को फोन करके सीबीरेंज पुलिस मौके पहुंची तो गाड़ी कैंटर जो है सीबीरेंज थाना में खड़ा करवा दिया, लेकिन उसे भी काट करके छोड़ने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उसी समय भी छोड़ने की कोशिश की जा रही। थाने पे भी सोचने की हमारे पास फोन आया, तो पत्रकार के पास फोन आया तो उसने ये बताया कि गाड़ी का चालान कर दे या गाड़ी सीज कर दे। तो पत्रकार ने कहा कि मैं प्रार्थना पत्र दूंगा, भाई मेरे ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की है, मुकदमा लिखा जाना चाहिए। तब जाके कई गाड़ी को रोका गया है थाने में। जी ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आइए आपको सीधे ले चलते लखनऊ, जहां पर बुक्सा जनजाति के लोगों को पत्र वितरित द्रौपदी मुर्मू ने किए हैं।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, G20 समिट की पहली बैठक, G20 समिट की 3 दिवसीय बैठक। बड़ी जानकारी हम खबर, बैठक में शामिल होने के लिए मेहमान पहुंचे हैं। G20 सदस्य देश और उनके प्रतिनिधि लखनऊ पहुंच चुके हैं। मेहमानों के स्वागत को लेकर लखनऊ में तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज से 15 फरवरी तक ये बैठक चलेगी। 20 देशों के साथ भारत के 9 मित्र देश भी इसमें शामिल हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय G20 समिट चलेगा और आज से इसका आगाज है। तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। मेहमान के स्वागत के लिए तैयारी हो चुकी है। तो आज से G20 समिट का आयोजन हो रहा है और इसका आगाज हो चुका है। आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। The dynamic leadership of the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh has helped strengthen its IT and electronic sector and also its startup system, both of which are playing a key role in driving the country's growth. Ladies and gentlemen, it is my honor to invite
Yogi Shri Adityanath, the Honorable Chief Minister of the State of Uttar Pradesh, to address the gathering. G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के आज के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के भारी उद्योग के माननीय मंत्री श्री महेंद्रनाथ पांडे जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री एलकेएस कुमार शर्मा जी, G20 समूह से जुड़े हुए सभी देशों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, आमंत्रित देशों और संगठनों के सभी उपस्थित प्रतिनिधिगण, उपस्थित मीडिया के मित्रों, भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भी आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भारत की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में से 11% भूमि उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन इसमें 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत का सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के पास कुल आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते सबसे युवा शक्ति भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है और आधुनिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आधार एमएसएमई का बेस चाहिए। ऐसे 96 लाख एमएसएमई की यूनिट भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। भारत के ऐसे राज्य की राजधानी लखनऊ में, जो अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है, G20 समूह से जुड़े हुए विभिन्न देशों से आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथियों का, सहयोगी मित्र देशों के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का, संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का मुझे उत्तर प्रदेश शासन की ओर से यहां पर स्वागत करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हमारे देश के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि जब हमारे देश भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, तब दुनिया के सभी प्रतिष्ठित 20 देशों के समूह की अध्यक्षता 1 वर्ष तक भारत
के नेतृत्व में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी कार्यक्रम का एक अवसर भारत को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं पिछले 9 वर्ष के अंदर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने और दुनिया के हरेक उस अवसर पर जब भी दुनिया को एक नई दिशा देने की बात रही हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के देशों के सभी नेतृत्व के साथ मिलकर के समाधान की ओर से बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नेंस के विभिन्न आयामों में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटाइजेशन को अपनाकर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को अपनी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी की जितनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह भारत की कुल आबादी का लगभग हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग इतनी बड़ी आबादी के साथ में कोई पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं और तकनीक का लाभ किस रूप में प्रदेश के वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। अक्सर एक बात की शिकायत होती थी आज से 6 वर्ष पहले कि इसमें खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोगों ने जब उसमें ई-पॉस मशीन लगाई, ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रदेश के अंदर से हमने उनकी मॉनिटरिंग करनी प्रारंभ की। आज परिणाम है कि 15 करोड़ लोगों को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं और तकनीक का उपयोग कराने के बाद 1200 करोड़ रुपए की सालाना बचत भी प्रदेश को इसके माध्यम से हुई है। इसी प्रकार से जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी आज परिवर्तन हम सबको देखने को मिलते हैं, वह तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। खासतौर पर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेज प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर 6.25 करोड़ कोविड टेस्ट कराने में भी हमने सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आज व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं और आज इसका परिणाम है कि देश की 25 करोड़ की आबादी के सबसे बड़े प्रदेश में हर ओर वो परिवर्तन हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। मित्रों, डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम भी कर सकते हैं। और भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान जिस तेजी से इस क्षेत्र में न केवल परिवर्तन लाया है, बल्कि 140 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है, वह दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखें तो 2 करोड़ 60 लाख
किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 1 करोड़ उन लोगों को जो निराश्रित महिलाएं थी, वृद्धावस्था में निराश्रित वृद्धजन थे या दिव्यांगजन थे, उनको पेंशन की सुविधा का लाभ हम लोग इस तकनीक के माध्यम, डीबीटी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर 1 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा हम डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में करते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।